जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स का आज शुरू करने वाले हैं। आई होप आपने पहला और दूसरा लेक्चर सुन लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंटेड में PRE आएगा, प्रेजेंटेड। आज का टॉपिक है नर्स्ट हीट थ्योरम। तो डब्ल्यू नर्स्ट इन 1906 स्टडीड हाउ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच वेरी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा 1906 में कि डेल्टा जी और डेल्टा एच पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर टेम्परेचर घटाते जाएंगे। और जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया उसी को बोलते हैं हम नर्स्ट थ्योरम। तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी करली डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। He observed that as the temperature is lowered towards absolute zero, हम टेम्परेचर बढ़ाते कम करते जा रहे हैं, ठीक है, कम करते जा रहे हैं, डेल्टा जी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 0 केल्विन पर पहुंचना है हमें। इधर से डेल्टा एच भी 0 केल्विन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे दिखाएगा कर्व। अभी आपको दिखा देता हूँ आगे, ये वाली कर्व आएगी बच्चों, ठीक है। ये डेल्टा जी, ये 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0, ये डेल्टा एच की कर्व है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू लगभग एक जैसी हो जाएगी इनकी 0 केल्विन पर। पढ़ लेते हैं। He observed that as the T is lowered towards absolute zero, the value of curly delta G by curly T decreases and then approaches zero gradually. Gradually, धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ेगी। This means that delta G and delta H are not only equal at absolute zero but value approach each other asymptotically. Means gradually, धीरे धीरे एक दूसरे के बराबर होने शुरू हो जाएगी वैल्यू, धीरे धीरे, gradually, asymptotically. When temperature decreases, delta G decreases and delta H increases. ये आप कर्व में देख सकते हो कि हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा जी ऊपर से नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, डेल्टा एच बढ़ रहा है, फिर डेल्टा जी की तरफ जा रहा है। हालांकि लास्ट में दोनों बराबर होने की कोशिश कर रहे हैं ना, हो ही रहे हैं। सो लिमिट टी अप्रोचेज 0, टी 0 की तरफ जा रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी या डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एच ये भी 0 होने लग जाएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है करली बाई करली टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी डेल्टा एस माइनस के बराबर होता है। और किरचॉफ इक्वेशन से हमें पता है कि करली बाई करली टी ऑफ डेल्टा एच डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा सी पी। अब सी पी क्या है, डेल्टा सी पी डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी, सी पी इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट का और हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट का, इनका जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा सी पी। अब इनको फर्स्ट में डाल दीजिए, तो लिमिट टी अप्रोचेज 0 ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एस के, टी अप्रोचेज 0 ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा सी पी के, ठीक है। माइनस का सिंबल नहीं लिया गया है यहाँ पे, बस डेल्टा एस रख दिया गया है, डेल्टा सी पी रख दिया गया है। अब देखिए लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैसेज एब्सोल्यूट 0 पे होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो नर्स्ट इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेज। सिमिलरली लिक्विड भी माइनस में जा करके क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो लिक्विड के लिए भी ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन सॉलिड तो सॉलिड ही रहता है। सो दैट इज एप्लीकेबल टू सॉलिड्स ओनली। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म may be taken as 0, may be considered as 0 at absolute 0 temperature, that is 0 Kelvin, ठीक है। जितने भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में सब्सटेंसेस हैं इस दुनिया में, अगर हम एब्सोल्यूट 0 पर उनको लेकर के चले जाएं, उनका टेम्परेचर 0 केल्विन तक लेके चले जाएं, तो उनकी एंट्रोपी कितनी मानी जाएगी, 0, ठीक है। फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन आल्सो हीट कैपेसिटी डिफरेंस डेल्टा सी पी एंड डेल्टा जी अप्रोचेज 0 एज द टेम्परेचर अप्रोचेज 0 केल्विन, ठीक है। डेल्टा एच भी 0 की तरफ जाने लग जाता है, आपने पीछे देखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इवेल्युएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपीज। तो हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की
इसका इम्पोर्टेंस ये है। तो हमें पता है डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, हमने कितनी बार पढ़ लिया, ठीक है। और सी पी क्या होता है, क्यू बाय डी टी। तो यहाँ से सी पी इज इक्वल टू क्यू बाई डी टी को उधर ले जाएंगे, सी पी डी टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ठीक है। तो डी एस डी क्यू बाई टी होता है और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सी पी डी टी। इस सी पी डी टी को यहाँ डाल दो तो सी पी डी टी बाई टी, सी पी डी टी बाई टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे एस नोट से एस टी तक और टी नोट से टी तक। देखिए फिर से मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया, आप देख पा रहे होंगे डी एस के साथ इंटीग्रेशन का निशान मैंने लगाया है लेकिन मैं लिख नहीं पाया। तो आपने लिखना है एस नोट से एस टी तक। इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही थी लिखने की, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं लिखना नहीं चाह रहा था, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जो पीपीटी का मेरे पास फॉर्मेट है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें पता नहीं क्यों नहीं ये हो नहीं पा रहा था, ठीक है। और जो सी पी डी टी बाई टी है इसमें आपने क्या लिखना है, टी नोट से टी, टी नोट से टी, टी नोट मतलब ज़ीरो से टी तक जाना, ये आपने ऐसे लिखना है बच्चों। तो बाद में ये हम लिख लेंगे एस टी माइनस एस नोट, ठीक है। और सी पी डी एल एन टी, वन बाई टी डी टी क्या होता है, वन बाई टी डी टी लोन टी या एल एन टी है ना। तो वो आपके सामने यहाँ एल एन टी आ गया है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कि जब हम 0 केल्विन पे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी 0 हो जाएगी। हमने अभी अभी थर्ड लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, तो एस नोट बिकम्स 0, तो एस टी बचेगा बस, एस टी इज इक्वल टू सी पी डी एल एन टी, ठीक है। और ये जो कर्व है इधर सी पी और टी के बीच में, लॉग टी के बीच में, ये आपको बता रही है कि 0 केल्विन यहाँ है, यहाँ से 0 टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन, इससे हम बढ़े और टी की तरफ हम गए। ये पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है 0 पे, ये बी पॉइंट लिया T1 बीच का कोई टेम्परेचर लिया, और सी पॉइंट लिया जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया है, टी हो गया है, ठीक है। बी पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है बच्चे, दोबारा सुन लो, ए पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, बी पॉइंट पे कितना है T1 बीच का पॉइंट ले लिया, और लास्ट में जो हमारा सी पॉइंट है उस पर टेम्परेचर कितना है T। हम कहाँ जा रहे हैं, 0 से T 0 से T तक जा रहे हैं, बीच में एक टेम्परेचर लिया हमने बस T1, ये है इसमें। और कर्व ये वाली तो आ जाती है, लेकिन 15 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर पे जाने पर हम डाटा जनरेट नहीं कर पा रहे, हम कर्व जनरेट नहीं कर पा रहे, तो हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं उसे अपनी मर्जी से। ये जो डैश डैश दिख रहा है ये एक्स्ट्रापोलेशन है इस कर्व का, ठीक है। तो इसलिए इसको डैश की फॉर्म में दिखाया है, हमारे पास नहीं आ पाया ये, हमने एक्स्ट्रापोलेट करके बनाया है। ये देखिए आगे लिख भी दिया है मैंने, टेम्परेचर लेस देन 15 केल्विन है, देन टू मेजर सी पी इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। डाटा आ ही नहीं पा रहा, इफ़ वी कैन नॉट कैलकुलेट सी पी देन नो एरिया, तो एरिया भी नहीं आ पाएगा। अगर हम इसमें एरिया जनरेट करते हैं तो इतने का तो एरिया जनरेट कर सकते हैं ना हम, ये वाला, ठीक है। आगे की कर्व हमने एक्स्ट्रापोलेट करके बनाई है कि ऐसे होगी, लेकिन हमारे पास सी पी को कैलकुलेट कर पाना यहाँ पर वेरी डिफ़िकल्ट है। तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, डिबाई थर्ड पावर लॉ का यूज़ करते हैं, जो कि होता है सी पी इज इक्वल टू ए टी क्यूब। एस टी हमारे पास सी पी बाई टी डी टी अभी पीछे देखा था हमने, मैं दिखा देता हूँ, सी पी बाई टी डी टी ये रहा, अरे ये रहा, ठीक है, ये रहा। इस डी एल एन टी को वापस उस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो सी पी बाई टी डी टी यहाँ तक आ गए हम। अब सी पी बाई टी डी टी प्लस सी पी बाई टी डी टी, इसको दो भागों में तोड़ा है हमने, और टेम्परेचर हम लेके जा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था 0 से T1 और T1 से T। तो वो फिर से मैं लिख नहीं पाया, लेकिन आपने लिखना है, इस वाले पे लिखना है 0 से T1, दोबारा लिखता हूँ, 0 से T1 प्लस अगले वाले इंटीग्रेशन पे क्या लिखना है आपने, T1 से T। मैं सॉफ्टवेयर की मदद से लिख नहीं पाया इसको, ठीक है, लेकिन आपने लिखना है,
यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है, 2 भागों में तोड़ लेना है। ठीक है, आगे मैंने फिर भी किसी तरह से थोड़ा बहुत अरेंज किया है। ये देखो, मतलब 0 यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ T1 आपको दिख रहा है, यहाँ भी 0 दिख रहा है और T1 दिख रहा है। नहीं, यहाँ पे आना था T1 से T, ऐसे आना था। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, T1 से T आएगा। छोटी मोटी गलतियाँ थोड़ी बहुत हो जाती हैं। तो आगे इसको सोल्व करेंगे आप। ए तो बाहर निकाल लेंगे आप इंटीग्रेशन से, क्योंकि दैट इज़ अ कांस्टेंट। और टी क्यूब का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे टी क्यूब बाय टी का, तो ये बचेगा टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर का करेंगे तो टी स्क्वेयर प्लस 1/3। ठीक है, टी क्यूब बाय 3, इधर भी टी क्यूब बाय 3 आएगा। बस ये 0 से T1 है, ये T1 से T है, यहाँ पे ठीक लिखा गया है T1 से T। ठीक है, T1 से T, इधर क्या था 0 से T1 प्लस। कर लेंगे, थोड़ी सी मदद अगर लेनी पड़े तो नॉन मेडिकल के बच्चों की ले लेना। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से ना इनको लिख नहीं पाया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। T1 से T, मेडिकल वाले बच्चे, नॉन मेडिकल वाले तो समझ जाएंगे, है ना। ये 0 से T1 ऐसे। तो अल्टीमेटली T की जगह आप रखोगे T1, तो T1 का क्यूब बाय 3, और इधर आप रखेंगे T क्यूब माइनस T1, T क्यूब माइनस T1 का क्यूब। ठीक है, इस T की जगह आप पहले T रखेंगे, फिर माइनस करेंगे नीचे वाला। यही इंटीग्रेशन में ऐसे ही करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारे मेडिकल के जो छात्र छात्राएं हैं वो नॉन मेडिकल के बच्चों से थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने सारा कर दिया है जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब a/3, ये a/3 है बच्चों, T1 का क्यूब ही आया हमारे पास। और आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, AT1 क्यूब को CP, ये देखो ना यहाँ से CP लिख सकते हैं या CP1 लिख लो। ठीक है, CP/3, CP/3, तो ये मैंने लिख दिया CP/3 एट टेम्परेचर T1। अच्छा, a/3 T क्यूब माइनस T1 क्यूब। अब ये T की वैल्यू हमें नहीं पता, T1 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको इनिशियल स्टेट पे जो लिख रहे थे वही लिख दिया, CP/T dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, वही लिख दिया हमने। ठीक है, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, नहीं तो आप ये लिख के प्लस ये लिख के यहाँ तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रोपी फॉर लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस की बात करें अगर, इफ अ सब्सटेंस इज गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, तब एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, तो उसको कई सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो गैस तक पहुंचना हमें सॉलिड से शुरू करते हैं मान लो, तो सॉलिड की CP/T dt, और 0 से इसका जो इंटीग्रेशन है फिर से 0 से कहाँ तक जाएगा, TM, M का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, TM मतलब मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड मेल्ट करेगा, लिक्विड बन जाएगा, और उस सॉलिड की क्या होएगी, ΔHM, लेटेंट हीट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, जब वो लिक्विड बनेगा तो वहाँ पे जो लेटेंट हीट है वो ΔHM/T होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा शायद पहले कभी, ΔS इज इक्वल टू ΔH/T होता है। एंट्रोपी इज इक्वल टू मोलर हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन है, ΔHT भी लिख सकते हैं इसको, और ट्रांजिशन टेम्परेचर TT। ठीक है, ΔS इज इक्वल टू ΔHT/TT। तो ये ΔH/T आ गया, लेटेंट हीट, जब वो मेल्ट कर गया, छिपी हुई हीट। फिर उसके बाद लिक्विड की CP आ जाएगी, CP लिक्विड T/T dt, और इसका जो इंटीग्रेशन का निशान है इस पर आप क्या लिखेंगे, हम कहाँ से जा रहे हैं, TM, मेल्टिंग टेम्परेचर से कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक ये बॉयल शुरू ना कर दे, TB बॉइलिंग टेम्परेचर तक।
मतलब बर्फ़ की बात करें तो 0 डिग्री पे क्या हुआ, वो मेल्ट हो गया बर्फ़, फिर 0 डिग्री से हम गए 100 डिग्री तक, तो TB। अब उसकी डेल्टा HV आ जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न था, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गई। फिर 100 डिग्री के बाद हम कहाँ तक जाएंगे, अब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से 25 डिग्री तक जाना है हमें, हमने ऊपर पहले ही 25 डिग्री लिख दिया था। तो अब CP किसके आ जाएगी, गैस की, CP/T dt। तो इस तरह से 5 चीज़ें आई, 1 2 3 4 5, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, ठीक है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ थर्ड लॉ बाय कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए डेल्टा G नोट इज इक्वल टू RT/ln K होता है, माइनस RT/ln/K, माइनस को हम लेफ्ट साइड ले गए हैं बस, और तो कुछ नहीं किया, ठीक है ना। माइनस डेल्टा G नोट इज इक्वल टू RT/ln/K, ये लिखा है। अब माइनस को इस तरह से लिख लेना चाहते हो तो प्लस कर दो इधर, ठीक है, आपने ये पढ़ रखा होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, बस माइनस यहाँ रख दिया है। दूसरा आपने पढ़ा है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T, डेल्टा S होता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, आज भी पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। और डेल्टा S नोट होता है S नोट प्रोडक्ट माइनस S नोट रिएक्टेंट होता है। यहाँ से आपके पास डेल्टा S नोट की वैल्यू आएगी, डेल्टा S नोट की वैल्यू आप T डेल्टा S नोट में डालेंगे, यहाँ से डेल्टा G नोट निकलेगा, डेल्टा G नोट आप पहले वाली में डालोगे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर डेल्टा G नोट डलेगा, K की वैल्यू निकल के आएगी। K की वैल्यू जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आसपास मिलती है, हमें क्लोज मिल रही है, यानी कि थर्ड लॉ वैलिडिटी हो रही है, वैल्यू क्लोज आ रही है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एक स्टैटिस्टिक्स होती है, मैथ में पढ़ते हो आप। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होता है, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसकी मदद से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो भी हमारे थर्ड लॉ से जो वैल्यू निकाली जाती है उसके क्लोज आती है, ये भी वैलिडिटी शो करता है थर्ड लॉ की। तीसरा है हमारे पास कि भाई, तीसरा पॉइंट क्या है कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, जैसे कार्बन की ग्रेफाइट और डायमंड होती है, आपने फुलरीन ये पढ़ रखे होंगे, ग्रेफाइट डायमंड। तो उसी तरह से एंट्रोपी ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ ऑर्थोरोम्बिक सल्फर पाई जाती है, ठीक है, बराबर मिलती है। लास्ट टॉपिक है हमारा रेजिडुअल एंट्रोपी। एंट्रोपीज कैलकुलेटेड यूजिंग थर्ड लॉ आर कॉल्ड एज थर्मल एंट्रोपीज, ठीक है। थर्ड लॉ से जितनी भी एंट्रोपी निकाल रहे हैं आप, पीछे फॉर्मूले आपने देखे थे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, थर्मल एंट्रोपीज। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके अगर आप एंट्रोपी निकालते हैं तो स्टैटिस्टिकल एंट्रोपीज कहलाता है। कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे H2D2, CO, NO, N2O, H2O। एंट्रोपीज कैलकुलेटेड बाय थर्ड लॉ एंड बाय स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हैव डिफरेंट वैल्यू। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके लिए थर्ड लॉ की वैल्यू अलग आ रही है, डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से निकाली गई वैल्यू थोड़ा सा अलग आ रही है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि थर्मल एंट्रोपी और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी में डिफरेंस आ रहा है। थर्मल एंट्रोपी की जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इट मीन्स एट 0 केल्विन देयर इज सम रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से तो वैल्यू आ रही है, मान लीजिए कुछ 5, 10, 15 कुछ आ रही है, और थर्मल एंट्रोपी की जो वैल्यू आ रही है यानी कि थर्ड लॉ से जो हम निकाल रहे हैं वो कुछ और आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ एंट्रोपी वहाँ रह गई। दैट एंट्रोपी विच द क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस हैज़ एट 0 केल्विन इज कॉल्ड एज रेजिडुअल एंट्रोपी। इसी को रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद ये सिलेबस ख़त्म हो गया है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, केवल एक लेक्चर और बनाऊंगा, उसमें मैं थोड़े से न्यूमेरिकल डाल दूंगा एक लेक्चर में, उसके बाद ये टोटली ख़त्म हो जाएगी यूनिट, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।